नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल स्टडी विद एलिशल्क्स पर। और आप जानते हैं, हम अपने चैनल के माध्यम से आरओ की तैयारी करा रहे हैं और हमारा उद्देश्य है आपको कम समय में बेहतर कंटेंट उपलब्ध कराना। और इसी कड़ी में आगे जुड़ते हुए आज का एक और हमारा वीडियो हो जाएगा और ये हो जाएगा अर्थव्यवस्था से संबंधित। और अर्थव्यवस्था के इस वीडियो में आपको मिलने वाले हैं टॉप 100 क्वेश्चन। और ये वो क्वेश्चन है जो बार बार आपकी परीक्षा में एज इट इज उठाकर पूछ लिए जाते हैं। तो चलिए, देर ना करते हुए शुरू कर लेते हैं आज का हमारा वीडियो। और ये हो जाएगा अर्थव्यवस्था यानी इकोनॉमी से संबंधित। और इसमें आपको टॉप 100 क्वेश्चन मिलने वाले हैं। और यहाँ हम बात करेंगे सबसे पहले क्वेश्चन के बारे में। और ये क्वेश्चन सदाबहार क्वेश्चन है, बार बार आपकी परीक्षा में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ये हो जाएगा, इंडिया डिवाइडेड किसकी कृति हो जाती है। इंडिया डिवाइडेड कृति किसकी है, यानी आपसे पूछा गया इंडिया डिवाइडेड के लेखक कौन हो जाते हैं। तो ये हो जाते हैं आपके राजेंद्र प्रसाद। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में। निम्नलिखित में से क्या जमींदारी व्यवस्था से संबंधित नहीं है, ये आपको बताना है। नहीं आपसे पूछा गया कौन कौन से नहीं है। बात कर लेते हैं, इस व्यवस्था को हाल्ट मैकेंजी ने लागू किया था। तो ये आपका गलत हो जाता है, इसको हाल्ट मैकेंजी के द्वारा लागू नहीं किया गया था। और इसको किसके द्वारा लागू किया गया था, ये आपको बताना है। तो हाल्ट मैकेंजी के द्वारा इसको लागू नहीं किया गया था, इसको लागू किया गया था कॉर्नवालिस के द्वारा। ठीक है, कॉर्नवालिस नाम आपको याद रखना है। जो आपकी जमींदारी व्यवस्था ये कॉर्नवालिस से संबंधित हो जाती है। बात कर लेते हैं दूसरे पॉइंट के बारे में। इस व्यवस्था के प्रभावी क्षेत्र थे बंगाल, बिहार और उड़ीसा। ये आपका हो जाता है करेक्ट। आपसे पूछा गया कौन सा इनकरेक्ट हो जाता है, तो एक आपका इनकरेक्ट हो जाता है और एक दिया गया है आपका ऑप्शन नंबर सी में। इस तरह से जल्दी से आप अपने आंसर पर जा सकते हैं। और बात कर लेते हैं ऑप्शन नंबर 3 के बारे में। किसानों से वसूले गए लगान का 9/11 भाग सरकारी कोष में तथा 2/11 भाग जमींदारों के पास होगा। तो ये आपका गलत हो जाता है। 9/11 भाग सरकारी कोष में और 2/11 भाग जमींदार के पास नहीं होगा। कितना कितना हो जाएगा, तो सरकारी कोष में होगा आपका 10/11। ठीक है, ये तो आपका सरकारी कोष में हो जाएगा। और जो आपका जमींदार के पास होगा वो आपका 1/11 हो जाएगा। ठीक है, ये सरकारी हो जाएगा और ये आपका जमींदार के पास हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाती है आपकी जमींदारी व्यवस्था। गलत कौन कौन से हो जाते हैं, 1 और 3 गलत हो जाते हैं। और 1 और 3 दिए गए हैं आपके ऑप्शन नंबर सी में। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में। रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू होने के प्रभावी क्षेत्र कौन कौन से हो जाते हैं। तो रैयतवाड़ी हो जाता है आपका असम। रैयतवाड़ी व्यवस्था का जो सिरे है वो किसको लागू करने के लिए जाता है, कौन हो जाते हैं जिसने रैयतवाड़ी व्यवस्था को लागू किया था। तो ये आपके हो जाते हैं मुनरो। मुनरो के द्वारा रैयतवाड़ी व्यवस्था को लागू किया गया था। और इससे जो प्रभावित क्षेत्र मद्रास, मुंबई और असम हो जाते हैं रैयतवाड़ी व्यवस्था से संबंधित। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में। भारत में सर्वप्रथम कागज उद्योग की स्थापना कहाँ की गई थी, ये आपको बताना है। कागज उद्योग की स्थापना आपसे पूछी गई है और इसका करेक्ट आंसर हो जाता है आपका श्रीरामपुर। श्रीरामपुर में सर्वप्रथम कागज उद्योग की स्थापना हुई थी। ठीक है, ये आपसे पूछा जाएगा श्रीरामपुर कहाँ पड़ता है, तो ये आपका पश्चिमी बंगाल में हो जाता है। ठीक है, इतनी बात भी आपको याद रखनी है। श्रीरामपुर आपका पश्चिमी बंगाल में हो जाता है। और ये कब इसकी स्थापना हो जाती है, तो इसकी स्थापना आपकी 1832 में हो जाती है। ठीक है, इतनी चीज़ें आपको क्वेश्चन नंबर 4 से याद रखनी है। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में। भारत में सर्वप्रथम सूती वस्त्र उद्योग की स्थापना किस वर्ष हुई थी। सूती वस्त्र उद्योग की स्थापना आपसे पूछी गई है, भारत में किस वर्ष हो जाती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है आपका 1818 में। 1818 में हो जाती है आपकी सूती वस्त्र उद्योग की स्थापना। और कहाँ हो जाती है, तो ये सबसे पहले हो जाती है आपकी कोर्ट गिलेस्टर। कोर्ट गिलेस्टर हो जाता है आपका पश्चिमी बंगाल में। ठीक है, ये भी आपका पश्चिमी बंगाल में हो जाता है। ठीक है, इस तरह से जो है आपको याद रखना है। और ये जो है कोलकाता भी हो जाता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। कोर्ट गिलेस्टर ये आपका कोलकाता में हो जाता है और कोलकाता आपका पश्चिमी बंगाल में हो जाता है। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में। निम्नलिखित में से कौन सही है, ये आपको बताना है। सही आपसे पूछा गया है। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में भारत में कुछ आधुनिक उद्योगों की स्थापना होने लगी थी। तो ये तो आपका करेक्ट हो जाता है। बात कर लेते हैं कारण आर के बारे में। 19वीं शताब्दी के आरंभिक वर्षों में लोहा और इस्पात उद्योगों का विकास हुआ। तो ये आपका गलत हो जाता है। और लोहा और इस्पात के जो उद्योग थे ये आपके 19वीं शताब्दी से संबंधित नहीं है, ये आपके 20वीं शताब्दी में हो जाते हैं। ठीक है, 20वीं शताब्दी के आरंभ में आप लोहा और इस्पात उद्योग का विकास प्रारंभ हो गया था। ठीक है, इस तरह से आप कहेंगे ये आपका सही हो जाएगा।
और इसका जो कारण है वो आपका गलत हो जाएगा। तो ये दिया गया है आपका ऑप्शन नंबर सी में। ए आपका सही हो जाता है परंतु आर आपका गलत हो जाता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में। टाटा आयरन स्टील की स्थापना कब हुई है? टाटा स्टील आयरन की बात की गई है, इसकी स्थापना कब हो जाती है? तो इसकी स्थापना हो जाती है आपकी 1907 में। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में। पहली जनगणना किस वर्ष हुई थी, ये आपको बताना है। पहली जनगणना से संबंधित क्वेश्चन आ गया है। पहली जनगणना ये आपकी 1872 में हो जाती है। और 1872 में किसके शासनकाल में हो जाती है? तो ये लॉर्ड मेयो के काल में हो जाती है। ठीक है, लॉर्ड मेयो का ये काल चल रहा था उस समय। और जो प्रत्येक 10 वर्ष के अंतराल पर ये आपकी 1881 में हो जाती है। और उस समय किसका शासनकाल था? ये उस समय हो जाता है आपका लॉर्ड रिपन का। लॉर्ड रिपन के काल में 1881 में हर 10 वर्ष पर जो है ये प्रारंभ हो गई थी। और उससे पहले 1872 में जो मेयो के शासनकाल में पहली जनगणना हुई थी भारत में। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में। महान विभाजन वर्ष किसे कहा जाता है? महान विभाजन वर्ष किसको कहा जाएगा? ये बार बार आपकी परीक्षा में पूछा जाता है। और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 1921। 1921 को महान विभाजक वर्ष कहा जाता है। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में। आर्थिक समृद्धि के मापक हो जाते हैं, कौन कौन से हो जाते हैं ये आपको बताना है। आर्थिक समृद्धि के मापक तो ये हो जाते हैं आपके जीडीपी, जीएनपी और प्रति व्यक्ति आय। ये आपके आर्थिक समृद्धि के मापक हो जाते हैं। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11 के बारे में। निम्नलिखित में से कौन सही है? सही है ये आपसे पूछा गया है। इधर आपके आर्थिक विकास का मापन हो जाता है और इधर आपके महत्वपूर्ण व्यक्ति हो जाते हैं। सही आपसे पूछा गया है, कौन सा हो जाएगा? मानव विकास सूचकांक ये आपका पॉल स्टीटन से संबंधित नहीं है, ये आपका गलत हो जाता है। तो ये आपकी हो जाएगी महबूब उल हक से। ठीक है, पॉल स्टीटन से संबंधित नहीं है, ये आपकी महबूब उल हक से संबंधित हो जाएगी। ठीक है, ये चीज नाम आपको याद रखना है, महबूब उल हक से। क्रय शक्ति समता ये आपकी विश्व बैंक से संबंधित हो जाएगी, ये आपका करेक्ट हो जाता है। और करेक्ट ही आपसे पूछा गया है। जीवन की भौतिक गुणवत्ता सूचकांक ये आपका महमूद उल हक से संबंधित नहीं है, किससे संबंधित हो जाएगा? तो ये आपका हो जाता है मारिस से संबंधित। और मूल आवश्यकता दृष्टिकोण ये किससे संबंधित हो जाएगा? तो ये आपका पॉल स्टीटन से संबंधित हो जाता है। ठीक है, आपसे पूछा गया सही कौन सा, तो बी केवल आपका सही हो जाता है। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12 के बारे में। पहला मानव विकास रिपोर्ट यूएनडीपी द्वारा कब जारी किया गया था? पहला मानव विकास रिपोर्ट यूएनडीपी के द्वारा कब जारी किया गया था? तो ये जारी किया गया था 1990 से 91 में। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 के बारे में। मानव विकास सूचकांक की अवधारणा का विकास किसके द्वारा किया गया था? मानव विकास सूचकांक की ये हमने अभी आपको बताया था। तो ये हो जाते हैं आपके महबूब उल हक और अमर्त्य सेन। ठीक है, ये दोनों नाम आपको याद रखने हैं। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 14 के बारे में। असमानता समायोजित मानव विकास सूचकांक यानी IHDI और लिंग असमानता सूचकांक यानी GII मूल्यों के निर्धारण को सर्वप्रथम किस मानव विकास रिपोर्ट में शामिल किया गया था? ये आपको बताना है। और इसका करेक्ट आंसर हो जाता है आपका HDR 2010 में। ठीक है, असमानता समायोजित मानव विकास सूचकांक यह आपका HDR 2010 में शामिल किया गया था। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 15 के बारे में। मानव विकास सूचकांक के अंतर्गत कौन सा प्रतिमान शामिल हो जाता है? कौन सा प्रतिमान शामिल हो जाएगा ये आपको बताना है। और इसमें हो जाता है आपका जीवन प्रत्याशा, शिक्षा और आय। ठीक है, ये आपको याद रखना है। जीवन प्रत्याशा, शिक्षा और आय ये तीन चीजें शामिल हो जाती हैं मानव विकास सूचकांक के अंतर्गत। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 16 के बारे में। पंचवर्षीय योजना का जनक कौन है ये आपको बताना है। पंचवर्षीय योजना का जनक आपसे पूछा गया है। तो ये हो जाते हैं आपके स्टालिन। स्टालिन हो जाते हैं पंचवर्षीय योजना के जनक। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 17 के बारे में। सूक्ष्म अर्थशास्त्र क्या है? सूक्ष्म अर्थशास्त्र क्या हो जाता है? तो ये हो जाता है आपका संपूर्ण अर्थशास्त्र का अध्ययन। ये आपका सूक्ष्म अर्थशास्त्र हो जाता है। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 18 के बारे में। निम्नलिखित में से किसकी संतुष्टि पर भारत में योजना आयोग का गठन हुआ है? योजना आयोग का गठन हुआ किसकी संतुष्टि पर?
केसी नियोगी की संस्तुति पर भारत में योजना आयोग का गठन हुआ है। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 19 के बारे में। नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं? नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष आपसे पूछे गए हैं और ये हो जाते हैं हमारे प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष हो जाते हैं। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 20 के बारे में। नीति आयोग नामक संस्था कब अस्तित्व में आई है? नीति आयोग की बात की गई है, ये कब अस्तित्व में आई है? ये क्वेश्चन बार बार आपकी परीक्षा में पूछा जाता है और इसका करेक्ट आंसर हो जाता है आपका 1 जनवरी 2015 से अस्तित्व में आई है नीति आयोग। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 21 के बारे में। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ है? राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ है? तो ये हो जाता है आपका 6 अगस्त 1952 में। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 22 के बारे में। सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ था? ये आपको बताना है। सामुदायिक विकास कार्यक्रम तो ये हो जाता है आपका 1952 में। ठीक है, 1952 में प्रारंभ हो जाता है आपका सामुदायिक विकास कार्यक्रम। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 23 के बारे में। राउरकेला, भिलाई, दुर्गापुर इस्पात संयंत्रों की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत की गई थी? किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत इनकी स्थापना की गई है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है आपका द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत राउरकेला, भिलाई और दुर्गापुर इस्पात संयंत्रों की स्थापना की गई थी। ठीक है, ये क्वेश्चन बार बार आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। बात कर लेते हैं 24 के बारे में। एफसीआई यानी भारतीय खाद्य निगम की स्थापना कब हुई है? एफसीआई की स्थापना आपसे पूछी गई है, ये कब हो जाती है? तो ये हो जाती है आपकी 1965 में। 1965 में भारतीय खाद्य निगम की स्थापना हो जाती है। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर कर सकते हैं और हमें मोटिवेट करने के लिए एक लाइक तो आप कर सकते हैं। और इस वीडियो की फ्री पीडीएफ पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं और आप हमारे व्हाट्सएप चैनल से भी जुड़ सकते हैं। दोनों के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 25 के बारे में। लीड बैंक योजना किस वार्षिक योजना के अंतर्गत शुरू हुई है? लीड बैंक योजना की बात की गई है, इस वार्षिक योजना के अंतर्गत शुरू हुई है, तो ये आपकी तीसरी वार्षिक योजना के अंतर्गत शुरू हुई है लीड बैंक योजना। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 26 के बारे में। प्रथम आईआईटी का गठन किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत हुआ है? प्रथम आईआईटी का गठन किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत हुआ है? तो ये हो जाती है आपकी पहली पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत प्रथम आईआईटी का गठन हुआ है। और ये कहाँ हुई थी, ये कौन सी आईआईटी है? तो ये हो जाती है आपकी आईआईटी खड़गपुर। ठीक है, ये आपको याद रखना है, ये आपकी खड़गपुर वाली आईटीआई हो जाती है जिसका गठन प्रथम पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत हुआ था। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 27 के बारे में। एसबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? एसबीआई का राष्ट्रीयकरण आपसे पूछा गया है, कब हुआ है? तो ये हो जाता है आपका 2 जून 1956 में। 2 जून 1956 में एसबीआई का राष्ट्रीयकरण हुआ है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और इसका गठन आपसे पूछा जा सकता है, एसबीआई का गठन आपसे पूछा जाएगा कब हुआ था। तो इसका गठन हो जाता है आपका 1 जुलाई 1955 में। ठीक है, ये चीज़ें आपको याद रखनी है, 1 जुलाई 1955 में इसका जो है गठन हो जाता है और 2 जून 1956 में इसका राष्ट्रीयकरण भी हो जाता है। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 28 के बारे में। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? हरित क्रांति की शुरुआत आपसे पूछी गई है, तो ये हो जाती है आपकी 1966 से 67 में। ठीक है, और ये वो क्वेश्चन है जो आपको भूलने नहीं चाहिए क्योंकि बार बार ये परीक्षा में पूछे जाते रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 28 का करेक्ट आंसर आपका सी हो जाता है। बात कर लेते हैं 29 के बारे में। निम्नलिखित में कौन सही है, ये आपको बताना है। सही आपसे पूछा गया है, सही कौन सा हो जाता है? प्रथम पंचवर्षीय योजना की बात करेंगे तो ये आपका मिलर मॉडल से संबंधित नहीं है, ये आपका गलत हो जाता है। प्रथम पंचवर्षीय योजना ये आपकी हेरर डोमर से संबंधित हो जाती है। बात करेंगे द्वितीय पंचवर्षीय योजना की, ये किससे संबंधित हो जाती है? तो ये आपकी महान लोमित से संबंधित हो जाती है, ये सैंडी मॉडल से संबंधित नहीं है। ये किससे संबंधित हो जाती है? ये आपकी महाल नोबिस से संबंधित हो जाती हैं। ठीक है, दूसरा भी गलत हो जाता है। बात करेंगे पांचवी पंचवर्षीय योजना, ये डीपी धर मॉडल पर आधारित होती है, तो ये आपका करेक्ट हो जाता है। पांचवी जो पंचवर्षीय योजना है ये आपकी डीपी धर मॉडल पर आधारित हो जाती है।
8वीं पंचवर्षीय योजना की बात करेंगे, ये किससे संबंधित हो जाती है? तो ये आपकी जॉन डब्ल्यू मिलर मॉडल से संबंधित हो जाती है। ठीक है, ये यहाँ से संबंधित हो जाएगी मिलर मॉडल से। इस तरह से आपसे सही पूछा गया तो सही केवल आपका हो जाता है सी। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 30 के बारे में। भारत द्वारा भूमिगत नाभिकीय परीक्षण यानी इस्माइल बुद्धा कब किया गया था? इस्माइल बुद्धा की आपसे बात की गई है। इस्माइल बुद्धा कब किया गया था? तो ये हो जाता है आपका 1974 में। 1974 में ये आपका नाभिकीय परीक्षण हो जाता है। ठीक है, नाभिकीय परीक्षण किया गया था 1974 में, जिसका नाम रखा गया था इस्माइल बुद्धा। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 31 के बारे में। हिंदू वृद्धि दर किसके द्वारा दिया गया था? हिंदू वृद्धि दर किसके द्वारा दिया गया है? तो ये हो जाते हैं आपके राज कृष्णा। राज कृष्णा के द्वारा हिंदू वृद्धि दर दी गई है। और बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 35 के बारे में। निम्नलिखित में से कौन सही है भारतीय अर्थव्यवस्था के संबंध में? भारतीय अर्थव्यवस्था के संबंध में कौन सा सही हो जाता है? मेल टाउन की बात करेंगे तो मेल टाउन ये आपके जीडीपी में गिरावट से संबंधित नहीं है, ये आपका गलत हो जाएगा। और मेल टाउन आपके प्रतिभूतियों और बंद पत्रों में गिरावट की स्थिति से संबंधित हो जाते हैं। ठीक है, तो पहला तो आपका गलत हो जाता है। बात करेंगे मंदी की, तो मंदी ये आपकी आर्थिक क्रियाओं की हासमान स्थिति से संबंधित, ये भी आपका गलत हो जाता है। मंदी की जो होती है ये आपकी जीडीपी में गिरावट से संबंधित हो जाती है, दूसरा भी आपका गलत हो जाता है। बात की गई है स्लो डाउन की। स्लो डाउन क्या होता है? तो स्लो डाउन हो जाता है आपका आर्थिक क्रियाओं की जो हासमान स्थिति होती है। ठीक है, ये आपका हो जाता है आर्थिक क्रियाओं की जो हासमान स्थिति होती है, इसको स्लो डाउन कहा जाता है। और ये भी आपका जो है गलत हो जाता है। और अब आपका डी बच जाता है, इनमें से कोई नहीं, तो यही आपका जो है करेक्ट हो जाता है। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 33 के बारे में। निम्नलिखित में से कौन सही है? सही आपसे पूछा गया है। बैंकों का राष्ट्रीयकरण ये आपका 1980 में हो जाता है, तो ये तो आपका करेक्ट हो जाता है। और करेक्ट ही आपसे पूछा गया है, ए आपका करेक्ट हो जाता है। नाबार्ड की स्थापना ये आपकी 1988 में नहीं होती है, ये आपकी 1982 में हो जाती है। ठीक है, ये आपकी नाबार्ड की स्थापना हो जाती है। एग्जिम बैंक की स्थापना ये आपकी 1981 में नहीं है, ये आपकी 1982 में हो जाती है। सिडबी की स्थापना ये आपकी 1992 में नहीं है, ये 1990 में हो जाती है। ठीक है, इस तरह से जो है आप इनको याद रख सकते हैं। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 34 के बारे में। गरीबी हटाओ नारा किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत दिया गया था, ये आपको बताना है। गरीबी हटाओ का नारा, तो गरीबी हटाओ का नारा ये आपका छठी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत दिया था। और ये किसके द्वारा दिया गया था? ये आपका श्रीमती इंदिरा गांधी के द्वारा दिया गया था। ठीक है, ये आपको याद रखना है। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 35 के बारे में। भारत विश्व व्यापार संगठन का सदस्य कब बना था? भारत विश्व व्यापार संगठन का सदस्य कब बना था? तो ये हो जाता है आपका 1995 में। भारत 1995 में विश्व व्यापार संगठन का सदस्य बन जाता है। और इसकी स्थापना आपसे पूछी जा सकती है, जो आपका विश्व व्यापार संगठन हो जाता है इसकी स्थापना आपसे पूछी जा सकती है। तो इसकी स्थापना हो जाती है 1 जनवरी 1955 को। 1 जनवरी 1955 को इसकी स्थापना हो जाती है। इसका मुख्यालय भी आपसे पूछा जाएगा। मुख्यालय इसका हो जाता है स्विट्जरलैंड जेनेवा में। ठीक है, स्विट्जरलैंड लिखा हुआ आ सकता है या फिर आपका जेनेवा भी लिखा हुआ आपको मिल सकता है। ठीक है, इतनी चीज़ें याद रखनी है आपकी क्वेश्चन नंबर 35 से। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 36 के बारे में। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सही कथन आपसे पूछा गया है। बात करते हैं पहले पॉइंट के बारे में। जनता सरकार द्वारा 5वीं पंचवर्षीय योजना को 1 वर्ष पहले समाप्त कर दिया गया था, तो ये तो आपका करेक्ट हो जाता है। जो आपकी पंचवर्षीय योजना थी ये आपकी 1974 से और 1979 तक जो है ये जानी थी, लेकिन इसको 1 साल पहले ख़त्म करके ये आपकी 1974 से और 1978 में जो है इसको समाप्त कर दिया था। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और जो आपका 1 साल बच जाता है उसको जो है अनवरत योजना उसमें पेश कर दी गई थी, यानी रोलिंग प्लान। उसमें जो है क्या कर दिया गया था? तो रोलिंग प्लान जो है उसमें लागू कर दिया था। तो पहला तो आपका करेक्ट हो जाता है। अनवरत योजना को प्रतिपादन करने का श्रेय ये आर नरकशे को जाता है, ये आपका हो जाता है गलत। ये आर नरकशे नहीं थे, ये आपके गुनार मिडल हो जाते हैं। कौन हो जाते हैं? ये आपके हो जाते हैं गुनार मिडल।
ठीक है, यह नाम आपको याद रखना है। गुनार मिड्डल या अनवरत योजना को लागू करने वाले हो जाते हैं। और अनवरत योजना को 1 मई 1978 को पेश किया गया था, तो ये भी आपका गलत हो जाता है। 1 मई नहीं थी, वो थी आपकी 1 अप्रैल। 1 अप्रैल 1978 को पेश किया गया था आपका अनवरत योजना को, जिसको आप रोलिंग प्लान के नाम से जानते हैं। ठीक है, दोनों आपके गलत हो जाते हैं और एक आपका सही हो जाता है, और एक आपका दिया गया है ऑप्शन नंबर ए में। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 37 के बारे में। 10वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि है। 10वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या हो जाती है? तो ये हो जाती है आपकी 2002 से 2007 तक। ठीक है, ये 10वीं पंचवर्षीय योजना हो जाती है। बात कर लेते हैं 38 के बारे में। तीव्र संपोषणीय और अधिक समावेशी किस पंचवर्षीय योजना के केंद्र बिंदु हो जाते हैं? किस पंचवर्षीय योजना के केंद्र बिंदु हो जाते हैं? तो ये हो जाते हैं आपके 12वीं पंचवर्षीय योजना के। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 39 के बारे में। निम्नलिखित में से क्या हेड काउंट रेशियो से सही संबंधित है? सही संबंधित कौन है हेड काउंट रेशियो से, ये आपको बताना है। और यहाँ हम बात करेंगे लोगों को वह अनुपात जिनकी आय गरीबी रेखा के नीचे रहती है, ये आपका हेड काउंट रेशियो हो जाता है। तो ये ही जो है आपका करेक्ट हो जाता है। आपसे पूछा गया कौन सा करेक्ट है, तो ए आपका करेक्ट हो जाता है। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 40 के बारे में। भारत में गरीबी को मापा जाता है। भारत में गरीबी को कैसे मापा जाता है? तो ये हो जाता है आपका कैलोरी प्राप्ति से। भारत में गरीबों को कैलोरी प्राप्ति से परिभाषित किया जाता है। ठीक है, और गरीबी और निर्धनता का असर उस सामाजिक अवस्था से हो जाता है जिसमें समाज के एक वर्ग के लोग अपने जीवन की बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पाते हैं। ठीक है, ये हो जाता है आपका भारत में गरीबी नापने का पैमाना। और ये हो जाती है आपकी जिनको पूरी तरह से जो है कैलोरी प्राप्त नहीं होती है। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 41 के बारे में। योजना आयोग द्वारा गरीबी निर्धारण के संबंध में क्या सही हो जाता है? सही आपसे पूछा गया है, क्या सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 41 का? और इसमें देख लेते हैं, ग्रामीण क्षेत्र में एक व्यक्ति के प्रतिदिन भोजन में 2300 कैलोरी प्राप्त होनी चाहिए, हो जाता है गलत। 2300 कैलोरी नहीं है, ये आपकी हो जाती है 2400 कैलोरी। ग्रामीण क्षेत्र में हो जाती है आपकी 2400 कैलोरी प्रतिदिन होनी चाहिए। और शहरी क्षेत्र में एक व्यक्ति के प्रतिदिन भोजन में 2100 कैलोरी प्राप्त होना अनिवार्य हो जाता है, तो ये आपका हो जाता है करेक्ट। दूसरा आपका सही हो जाता है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में जो कैलोरी की मात्रा होती है आपकी 2400 होनी चाहिए, 2400, और शहरी क्षेत्रों में इसको 2100 रखा गया है। ठीक है, तो दूसरा आपका करेक्ट हो जाता है और एक आपका हो जाता है गलत। सही आपसे पूछा गया तो सही केवल 2 हो जाता है। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 42 के बारे में। निम्नलिखित में से कौन सा सही है, ये आपको बताना है। सही आपसे पूछा गया है। यहाँ हम बात करेंगे राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के बारे में। ये कब हो जाती है? तो ये आपकी आ जाती है 2010 में से संबंधित नहीं है। राष्ट्रीय आजीविका मिशन ये आपकी 3 जून और 2011 में आ जाती है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना ये कब आ जाती है? तो ये आ जाती है आपकी 1 दिसंबर 1997 में। 1 दिसंबर हो जाता है और 1997 हो जाता है। ठीक है, ये भी आपका गलत हो जाता है। बात कर लेते हैं राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन के बारे में। तो ये आपकी 2015 में आ जाती है, ये आपका ठीक हो जाता है। और 2015 में भी ये आ जाती है 15 जुलाई में। और प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना ये 2014 से संबंधित नहीं है, ये आपकी 1 मई 2016 में आ जाती है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। 1 मई 2016 में आ जाती है आपकी प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। ठीक है, इस तरह से जो है आपके करेक्ट आपसे पूछा गया तो सी आपका करेक्ट हो जाता है। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 43 के बारे में। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। इधर आपकी सूची 1 हो जाती है, इधर आपकी सूची 2 हो जाती है। बात करेंगे प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना की। तो ये हो जाती है आपकी सन 2000 में। प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना ये सन 2000 में आ जाती है। मिड डे मील की बात करेंगे, ये आपकी 1995 से संबंधित हो जाती है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की बात करेंगे तो ये आपका आ जाता है 2005 में। और अटल पेंशन योजना ये आपकी 2015 में आ जाती है। आपसे पूछा गया सुमेलित कौन कौन से हैं, तो एक आपका 3 हो जाएगा और एक का 3 आपका दिया गया है 2 ही ऑप्शन में।
बी का आपका 2 हो जाएगा और बी का 2 दिया गया है आपका ऑप्शन नंबर डी में, ठीक है। और इस तरह से 43 का करेक्ट आंसर आपका डी हो जाता है। बात कर लेते हैं 44 के बारे में। आईआरडीपी, ट्राइसैम, डीडब्ल्यूसीआरए, जीकेवाई आदि योजनाओं का विलय किस योजना के अंतर्गत किया गया है? तो ये हो जाती है आपकी स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। और ये कब आ जाती है? तो ये आपकी 1 अप्रैल 1999 में ये आई थी, ठीक है। इसके अंतर्गत इन सभी का विलय कर दिया गया है। बात कर लेते हैं 45 के बारे में। हरियाली योजना का संबंध है। हरियाली योजना किससे संबंधित हो जाती है? तो हरियाली योजना ये आपकी संबंधित हो जाती है वर्षा जल हार्वेस्टिंग से और वाटर शेड से। इस तरह से आपके एक और दो दोनों सही हो जाते हैं, ठीक है। 45 का करेक्ट आंसर आपका सी हो जाता है। बात कर लेते हैं 46 के बारे में। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना से संबंधित क्या सही हो जाता है? प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना से क्या संबंधित है ये आपको बताना है। और इस योजना के तहत 18 से 70 आयु वर्ग के सभी बैंक खाताधारक पात्र होंगे। तो ये आपका हो जाता है गलत। 18 से 70 वर्ष नहीं है, ये आपका 18 से 50 वर्ष हो जाता है, ठीक है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना में 18 से 50 वर्ग के सभी खाताधारक पात्र हो जाते हैं। 12 रुपये के वार्षिक प्रीमियम पर दुर्घटना बीमा का लाभ प्राप्त कर सकेंगे। तो ये भी आपका गलत हो जाता है। ये आपका 12 रुपये के वार्षिक प्रीमियम पर नहीं है। ये आपका हो जाता है 330 रुपये प्रति वर्ष के वार्षिक प्रीमियम का भुगतान करके 2 लाख रुपये का दुर्घटना बीमा इसमें मिल जाएगा, ठीक है। तो दोनों आपके इनकरेक्ट हो जाते हैं और आपके हो जाते हैं ना ही तो एक सही है और ना ही आपका दो सही है। बात कर लेते हैं 47 के बारे में। प्लांट इकोनॉमी फॉर इंडिया नामक पुस्तक किसकी है? प्लांट इकोनॉमी फॉर इंडिया ये किसकी पुस्तक हो जाती है? तो ये हो जाती है आपकी विश्वेश्वरैया की, ठीक है। विश्वेश्वरैया की पुस्तक हो जाती है प्लांट इकोनॉमी फॉर इंडिया। बात करेंगे 48 के बारे में। सेबी का मुख्यालय कहाँ है? सेबी का मुख्यालय आपसे पूछा गया है और ये हो जाता है आपका मुंबई में। सेबी का मुख्यालय मुंबई में हो जाता है और सेबी की स्थापना भी आपसे पूछी जा सकती है। तो स्थापना हो जाती है इनकी 12 अप्रैल और 1988 में, ठीक है। ये इनकी स्थापना हो जाती है और इनका मुख्यालय हो जाता है आपका मुंबई में। बात करेंगे 49 के बारे में। निम्नलिखित में से कौन सही है ये आपसे पूछा गया, सही आपको बताना है। निकी की बात करेंगे, ये कोरिया में नहीं है, ये आपकी हो जाती है टोक्यो में, ठीक है। निकी आपकी टोक्यो में हो जाती है, ये गलत हो जाता है। मिपटेल ये न्यूयॉर्क में नहीं है, मिपटेल कहाँ हो जाती है? तो मिपटेल आपकी इटली में हो जाती है। नासडाक की बात करेंगे, नासडाक ये आपका लंदन में नहीं है, ये कहाँ हो जाएगा? तो ये आपका यूएसए में हो जाता है। यूएसए में हो जाता है आपका नासडैक। और एस एंड पी ये आपका कनाडा में हो जाता है। आपसे पूछा गया सही कौन सा है, तो केवल आपका सही हो जाता है डी। बात कर लेते हैं 50 के बारे में। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी बीएससी की स्थापना कब हुई है? बीएससी की स्थापना आपसे पूछी गई है कब हो जाती है? तो ये हो जाती है आपकी 1875 में, ठीक है। बीएससी यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और इसकी स्थापना 1875 में हो जाती है। और इसको स्टॉक एक्सचेंज मुंबई के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। और 2002 में इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो बीएससी कर दिया गया है 2000 में इसका नाम बदलकर। बात कर लेते हैं 51 के बारे में। निम्नलिखित में कौन राष्ट्रीयकृत बैंक नहीं है ये आपको बताना है। राष्ट्रीयकृत बैंक कौन सा नहीं है? कैनरा हो जाएगा राष्ट्रीयकृत, सिंडिकेट हो जाएगा, विजय होगा, लेकिन कर्नाटक बैंक जो है ये आपका राष्ट्रीयकृत बैंक नहीं है। बात कर लेते हैं 52 के बारे में। भारतीय रिजर्व बैंक का लेखा वर्ष क्या हो जाता है? भारतीय रिजर्व बैंक का लेखा वर्ष क्या है? तो ये हो जाता है आपका 1 जुलाई से 30 जून तक। भारतीय रिजर्व बैंक का लेखा वर्ष ये आपका 1 जुलाई से तय है। जबकि वित्तीय वर्ष की बात करेंगे तो ये आपका 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है, ठीक है। ये आपका हो जाता है वित्तीय वर्ष, ठीक है। यहाँ से भी आपसे पूछे जा सकते हैं। और लेखा वर्ष ये आपका 1 जुलाई से 30 जून तक हो जाता है। बात कर लेते हैं 53 के बारे में। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब हुई है? क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना आपसे पूछी गई है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है आपका 1975 में। 1975 में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना हो जाती है।
बात कर लेते हैं 54 के बारे में। निम्नलिखित में से कौन सही है, ये आपको बताना है। सही आपसे पूछा गया है। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की बात करेंगे तो इसकी स्थापना 1922 में नहीं हुई है। इसकी स्थापना हो जाती है आपकी 1921 में। भारतीय साधारण बीमा निगम की बात करेंगे, इसकी स्थापना कब हो जाती है, तो ये आपकी 1974 में नहीं है, ये आपकी 1972 में हो जाती है। भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना की बात करेंगे, ये आपका 1956 में हो जाती है, 1976 में ये नहीं है। ठीक है। और भारतीय औद्योगिक विकास पुनर्निर्माण बैंक, ये आपका 1985 से संबंधित हो जाता है, और सही आपका यही हो जाता है। ठीक है, बाकी आपके गलत हो जाते हैं। बात करते हैं 55 के बारे में। किसने कृषि आय पर आयकर लगाने की संतुष्टि की थी? किसके द्वारा कृषि आय पर आयकर लगाने की संतुष्टि की गई है? तो ये हो जाती है आपकी चेलैया समिति। चेलैया समिति के द्वारा कहा गया कि कृषि आय पर भी कर लगाना चाहिए। बात कर लेते हैं 56 के बारे में। राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना का शुभारंभ कब किया गया है? तो ये हो जाता है आपका 2 फरवरी 2006 में। 2 फरवरी 2006 में राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना का शुभारंभ किया गया है। बात कर लेते हैं 57 के बारे में। राष्ट्रीय बागवानी मिशन कब शुरू हुआ था, ये आपको बताना है। राष्ट्रीय बागवानी मिशन की बात की गई है, और ये शुरू हो जाता है आपका 2005 में। ठीक है, इसको कहेंगे आप NHM, नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन, और इसकी शुरुआत हो जाती है आपकी 2 मई 2005 से। 2 मई 2005 से इसकी शुरुआत हो जाती है। बात कर लेते हैं 58 के बारे में। किसानों के लिए किसान क्रेडिट कार्ड योजना कब आई थी? किसानों के लिए बात की गई है किसान क्रेडिट योजना, तो ये आ जाती है आपकी 1998 और 99 में। बात कर लेते हैं 59 के बारे में। कृषि विपणन सहकारिता की शीर्ष संगठन कौन हो जाते हैं? कृषि विपणन सहकारिता का शीर्ष संगठन कौन है? तो ये हो जाते हैं आपके जो आपका नेफेड है। नेफेड आपका कृषि विपणन सहकारी की शीर्ष संगठन हो जाता है। बात कर लेते हैं 60 के बारे में। खाद्यान्नों की समर्थन मूल्य की सिफारिश कौन करता है? खाद्यान्नों के समर्थन मूल्य की सिफारिश कौन करेगा? तो ये हो जाता है जो आपका कृषि लागत और मूल्य आयोग, ये खाद्यान्नों के समर्थन मूल्य की सिफारिश करता है। बात कर लेते हैं 61 के बारे में। निम्नलिखित में से कौन सही है, ये आपको बताना है। सही आपसे पूछा गया है। मल्होत्रा समिति की बात करेंगे, ये आपका बैंकिंग सुधार से संबंधित नहीं है, ये आपका हो जाता है गलत। मल्होत्रा समिति ये आपकी बीमा सुधार से संबंधित हो जाती है। ठीक है, बीमा सुधार से संबंधित हो जाएगी आपकी मल्होत्रा समिति। गोस्वामी समिति की बात करेंगे, ये आपका बेरोजगारी से संबंधित नहीं है, ये भी आपका गलत हो जाएगा। गोस्वामी समिति ये आपका औद्योगिक सुधार से संबंधित हो जाती है। दांतेवाला समिति की बात करेंगे, ये किससे संबंधित हो जाती है? तो यह हो जाती है आपकी बेरोजगारी से, ये औद्योगिक सुधार से संबंधित नहीं है। आबिद हुसैन समिति की बात करेंगे तो ये आपकी लघु उद्योग से संबंधित हो जाती है। ठीक है, इस तरह से जो है आपको याद रखने हैं, और ये वो क्वेश्चन है जो बार बार एज इट इज उठकर आपकी परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं। 61 का करेक्ट आंसर आपका डी हो जाता है। बात कर लेते हैं 62 के बारे में। निम्नलिखित में से कौन गलत हो जाता है? गलत आपसे पूछा गया कौन हो जाएगा? मालेग्राम समिति की बात करेंगे तो ये आपकी बैंकिंग क्षेत्र में खराब लोन हेतु हो जाती है मालेगांव समिति। ठीक है, और सच्चर समिति की बात करेंगे, ये कृषि एवं साख से संबंधित नहीं है। तो सच्चर समिति ये आपकी मुस्लिमों की सामाजिक आर्थिक और शैक्षणिक स्थिति में सुधार के लिए हो जाती है। तो गलत आपसे पूछा गया तो बी आपका गलत हो जाता है। चेलैया समिति ये कर सुधार से संबंधित हो जाती है। नरसिम्हन समिति ये वित्तीय सुधार से संबंधित हो जाती है। बात करेंगे 63 के बारे में। निम्नलिखित में से कौन गलत है, ये आपको बताना है। गलत आपसे पूछा गया है। भारतीय तंबाकू बोर्ड की बात करेंगे तो ये आपका कोटायम से संबंधित नहीं है। भारतीय तंबाकू जो आयोग है, भारतीय तंबाकू बोर्ड ये आपका गुंटूर में हो जाए। ठीक है, कहाँ हो जाएगा? गुंटूर, और गुंटूर है आपका आंध्र प्रदेश में। ठीक है, और आंध्र प्रदेश में जो है तंबाकू सबसे ज़्यादा पाया जाता है।
राष्ट्रीय अंगूर प्रसंस्करण ये आपका पुणे में हो जाता है। राष्ट्रीय जूट बोर्ड ये आपका कोलकाता में हो जाएगा। और राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड ये आपका हैदराबाद में हो जाता है। आपसे पूछा गया गलत कौन सा, तो ए आपका गलत हो जाता है। बात करेंगे 64 के बारे में। भारत में तृतीयक क्षेत्र में क्या सम्मिलित है, ये आपको बताना है। तृतीयक क्षेत्र की बात की गई है। तृतीयक क्षेत्र में क्या हो जाता है? तृतीयक क्षेत्र में आपके व्यापार आ जाता है, विपणन आ जाता है, और एक आपका सार्वजनिक प्रशासन भी आ जाता है। 2, 3 और 4 ये आपके तृतीयक क्षेत्र में आ जाते हैं। 2, 3, 4 दिए गए हैं आपके ऑप्शन नंबर डी में। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और जो आपका वानिकी है ये आपका आ जाता है प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत। ठीक है, ये आपका प्राथमिक क्षेत्र हो जाता है। बात कर लेते हैं 65 के बारे में। भारत के सकल घरेलू उत्पाद में विभिन्न क्षेत्रों में योगदान में सर्वाधिक कौन सा क्षेत्र हो जाता है? भारत के सकल घरेलू उत्पाद में विभिन्न क्षेत्रों के योगदान में कौन सबसे ज़्यादा योगदान करता है, ये आपको बताना है। तो इसमें हो जाएगा जो आपकी सेवाएं होती हैं ये सबसे ज़्यादा योगदान करती हैं जीडीपी में। ठीक है, जीडीपी में सर्वाधिक योगदान ये आपकी सेवाएं करती है। बात कर लेते हैं 66 के बारे में। जब आय में वृद्धि के साथ कर की दर में कमी कर दी जाए तो उसे कौन सा करारोपण कहा जाता है? कौन सा करारोपण हो जाएगा वो? तो वो हो जाता है आपका प्रतिगामी। प्रतिगामी हो जाता है जब आय में वृद्धि के साथ कर की दर में कमी कर दी जाती है। बात कर लेते हैं 67 के बारे में। निम्नलिखित में क्या लेफर वर्क के बारे में सही है? लेफर वर्क के बारे में बात की गई है, किससे संबंधित हो जाता है? तो ये हो जाता है आपका लेफर वर्क का प्रतिपादन ऑर्थर ने किया, ये आपका करेक्ट हो जाता है। यह वर्ग कर की दर और कर से संग्रहित राजस्व के मध्य संबंध को दर्शाता है। तो दूसरा भी आपका करेक्ट हो जाता है। दोनों आपके यहाँ करेक्ट दिए गए हैं और दोनों आपके करेक्ट दिए गए हैं ऑप्शन नंबर सी में। ठीक है, इस तरह से जो है आप इनके आंसर लगा सकते हैं। बात कर लेते हैं 68 के बारे में। भारत के 11वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन हो जाते हैं? 11वें वित्त आयोग के अध्यक्ष आपसे पूछे गए हैं। तो ये हो जाते हैं आपके एम खुसरो। एम खुसरो आपके 11वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हो जाते हैं। ठीक है, और केसी पंत की बात करेंगे, ये आपके 10वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे। केलकर की बात करेंगे, ये आपके 13वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे। और महावीर त्यागी की बात करेंगे, ये आपके 5वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हो जाते हैं। ठीक है, इस तरह से जो है आप इनको याद रख सकते हैं। बात कर लेते हैं 69 के बारे में। पूरे देश में वस्तु एवं सेवा कर लागू हुआ था। वस्तु और सेवा कर यानी जीएसटी लागू की गई थी, ये आपको बताना है। तो ये लागू हो जाती है आपकी 1 जुलाई 2017 से। और ये कई बार परीक्षाओं में क्वेश्चन एसजीटीज उठाकर पूछ लिया गया है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। जीएसटी जो आपकी लागू हुई थी ये 1 जुलाई 2017 से लागू हो जाती है। बात कर लेते हैं 70 के बारे में। वस्तु एवं सेवा कर को लागू करने के क्या फायदे हो जाते हैं? क्या फायदे हो जाते हैं वस्तु और सेवा कर यानी जीएसटी को लागू करने के? कदाचार और बेहतर नियंत्रण ये हो जाता है। समग्र कर भार में राहत हो जाती है। और प्रतिस्पर्धा में भी सुधार हो जाता है। ठीक है, तीनों आपके करेक्ट हो जाते हैं और तीनों दिए गए हैं आपके उपरोक्त सभी में। बात कर लेते हैं 71 के बारे में। वार्षिक आर्थिक समीक्षा को तैयार करने का उत्तरदायी किसे सौंपा जाता है? उत्तरदायी किसे सौंपा जाता है? तो ये हो जाता है आपका जो वित्त मंत्रालय होता है उसको वार्षिक आर्थिक समीक्षा को तैयार करने की जिम्मेदारी सौंपी जाती है। बात कर लेते हैं 72 के बारे में। किस देश में सर्वप्रथम शून्य आधारित बजट लागू किया गया था? शून्य आधारित बजट लागू किया गया था, तो ये आपका हो जाता है यूएसए। यूएसए में शून्य आधारित बजट लागू किया गया था। और ये कब किया गया था यूएसए में? तो यूएसए में किया गया था ये 1970 में। ठीक है, 1970 में यूएसए में शून्य आधारित बजट लागू किया गया था। बात कर लेते हैं 73 के बारे में। भारत सरकार के बजट के कुल घाटे में किस घाटे का सर्वाधिक योगदान हो जाता है? भारत सरकार के बजट के कुल घाटे में किस घाटे का सर्वाधिक योगदान हो जाता है? ये हो जाता है आपका राजकोषीय घाटा। ठीक है, ध्यान रखना है आपको। राजकोषीय घाटे में भारत सरकार के बजट के कुल घाटे में सर्वाधिक योगदान हो जाता है। बात कर लेते हैं 74 के बारे में। निम्नलिखित में से कौन सही है? सही आपको बताना है।
और सही आपसे पूछा गया है, तो सही कौन सा हो जाएगा? तो सही हो जाएगा आपका जो आपका प्राथमिक घाटा होता है, ये राजकोषीय घाटा माइनस ब्याज अदायगी हो जाता है। ठीक है, इस तरह से जो है आप इसको याद रख सकते हैं। राजकोषीय घाटा माइनस ब्याज अदायगी हो जाता है। 74 का करेक्ट आंसर आपका डी हो जाता है। बात कर लेते हैं 75 के बारे में। संसद में बजट संबंधित प्रक्रिया के विषय में मांग की राशि को घटाकर 100 रुपये करना है, उसको क्या कहा जाता है? क्या कहा जाएगा उसको? तो उसको कहा जाएगा सांकेतिक कटौती प्रस्ताव। ठीक है, ये आपको याद रखना है, सांकेतिक कटौती प्रस्ताव उसको कहा जाएगा। बात करेंगे 76 के बारे में। निम्नलिखित में से कौन सा सही हो जाता है, ये आपको बताना है। सही कौन सा हो जाएगा, ये आपको बताना है। और 76 का करेक्ट आंसर हो जाता है, जो आपका सीमा शुल्क होता है, ये आपका अप्रत्यक्ष कर हो जाता है। ठीक है, बाकी आपके गलत हो जाते हैं। बात कर लेते हैं 77 के बारे में। निम्नलिखित में से बिक्री कर क्या है? बिक्री कर क्या हो जाता है, ये आपको बताना है। और बिक्री कर हो जाता है आपका अप्रत्यक्ष कर। अप्रत्यक्ष कर हो जाता है आपका बिक्री कर। बात कर लेते हैं 78 के बारे में। केंद्र व राज्यों के मध्य वित्त का बंटवारा किया जाता है। केंद्र और राज्यों के मध्य वित्त का बंटवारा किया जाता है, तो ये वित्त आयोग के द्वारा किया जाता है। और यहाँ हम बात करेंगे 79 के बारे में। मुद्राओं का तरलता का सही क्रम क्या हो जाता है? मुद्राओं की तरलता का सही क्रम आपसे पूछा गया है, और इसका करेक्ट आंसर हो जाता है आपका बी, M1, M2, M3 और M4। ये आपका हो जाता है मुद्राओं का तरलता का सही क्रम। और कुछ यहाँ भी हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। भारत में मुद्रा की पूर्ति को 4 मापों के आधार पर मापा जाता है। कौन कौन से हो जाते हैं? ये आपके 4 हो जाते हैं। M1 की बात करेंगे तो इसमें आपके प्रचलन में करेंसी प्लस मांग प्लस जो आपकी अन्य जमा हो जाएगी, ये आपकी हो जाती है M1 में। M2 की बात करेंगे तो M1 जो आपका इसमें आया है उसको प्लस करेंगे, प्लस डाक खाने की जो जितनी भी जमाएं हैं वो इसके अंतर्गत आ जाएंगी। इसके बाद M3 की बात करेंगे तो M1 का जो भी आया है M1 प्लस उसमें जो सावधि जमा हुई हैं यानी टाइम डिपॉजिट हुए हैं वो उसके अंतर्गत आ जाएंगे। और लास्ट में आ जाता है आपका M4। और M4 में कौन आ जाएगा? तो जो भी आपका जुड़कर M1 प्लस सावधि जमाएं हुई हैं इसमें और प्लस हो गए आपका डाक खाने की जमाएं आ जाएंगी। ठीक है, इस तरह से जो है आपका हो जाता है भारत में मुद्रा की पूर्ति को 4 मापकों के आधार पर मापा गया है। बात कर लेते हैं 80 के बारे में। पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना हुई है, ये कब हो जाती है? पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना तो ये आपकी 1894 में हो जाती है। प्रथम पूर्ण रूप से भारतीय प्रबंधन वाले पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना हो जाती है 1894 में। ठीक है, ये आपको याद रखना है। बात कर लेते हैं 81 के बारे में। निम्नलिखित में से क्या आरबीआई के कार्य नहीं है? आरबीआई के कार्य क्या नहीं है, ये आपसे पूछा गया है। नोटों का निर्गमन करना ये हो जाता है आरबीआई का कार्य। मात्रात्मक साख नियंत्रण ये भी हो जाता है। गुणात्मक साख नियंत्रण ये भी हो जाता है। विदेश व्यापार का नियमन, तो विदेश व्यापार का नियमन आरबीआई नहीं करेगा। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और आपसे पूछा गया है कौन सा इनमें से आरबीआई का कार्य नहीं है, तो डी आपका आरबीआई का कार्य नहीं है, और बाकी सभी जो हैं आरबीआई के कार्य हो जाते हैं। बात कर लेते हैं 82 के बारे में। निम्नलिखित में से क्या साख नियंत्रण के उपकरण नहीं है? साख नियंत्रण के उपकरण कौन कौन से को बताना है। 82 की बात की गई है, और इसका करेक्ट आंसर हो जाता है आपका नगद आरक्षित अनुपात। नगद आरक्षित अनुपात ये आपका साख नियंत्रण के उपकरण नहीं है। ठीक है, और साख नियंत्रण के कौन कौन से उपकरण हो जाते हैं? एक आपका हो जाता है रेपो रेट। ठीक है, ये आपको याद रखना है, रेपो रेट हो जाएगा। इसके बाद आपका जो रिवर्स होगी, जो आपकी रेपो रेट रिवर्स हो जाएगी, यानी रिवर्स रेपो रेट। ठीक है, ये हो जाएगी। इसके बाद आपकी जो आपकी बैंक की दर होती है, ये भी आपकी जो है साख नियंत्रण के अंतर्गत आ जाती है। और एक आपका हो जाता है सीमांत स्थायी दर। ठीक है, ये आपको यहाँ दिखा देंगे, सीमांत आपकी स्थायी दर। ठीक है, ये भी आपकी इसके अंतर्गत आ जाती है। ठीक है, ये आपको समझ लेना है। बात कर लेते हैं 83 के बारे में। निम्नलिखित में कौन परिमाणात्मक मात्रात्मक साख नियंत्रण का उपकरण नहीं है? कौन हो जाएगा परिमाणात्मक मात्रात्मक साख नियंत्रण का उपकरण नहीं है? तो ये हो जाते हैं आपके नैतिक दबाव एवं सलाह। नैतिक दबाव और सलाह परिमाणात्मक मात्रात्मक साख नियंत्रण का उपकरण नहीं होता है।
बात कर लेते हैं 84 के बारे में। निम्नलिखित में से कौन सही है ये आपको बताना है। सही आपसे पूछा गया है। तो सही हो जाता है आपका जो आपकी अधिस्फीति होती है। ये जब स्फीति की दर बहुत अधिक हो तो ये अधिस्फीति हो जाती है। ठीक है, आपसे पूछा गया सही कौन सा है, तो सही को केवल आपका सी हो जाता है। बात कर लेते हैं 85 के बारे में। सेबी अधिनियम पारित कब हुआ है? सेबी अधिनियम पारित कब हुआ है? तो ये हो जाता है आपका 1992 में। 1992 में सेबी अधिनियम पारित हो जाता है। ये भी आपको याद रखना है। और इसका मुख्यालय आपसे पूछा जा सकता है सेबी का, तो इसका मुख्यालय आपका मुंबई में हो जाता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है, मुंबई में इसका मुख्यालय हो जाता है। बात कर लेते हैं 86 के बारे में। दलाल स्ट्रीट स्थित है। दलाल स्ट्रीट कहाँ स्थित है? तो ये आपकी मुंबई में स्थित हो जाती है दलाल स्ट्रीट। ठीक है, और दलाल स्ट्रीट में जो है ये आपका मुंबई का शेयर बाजार भी हो जाता है, जिसको आप बीएससी के नाम से जानते हैं, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ये आपका दलाल स्ट्रीट मुंबई में स्थित हो जाता है। बात कर लेते हैं 87 के बारे में। बुल और बियर किससे संबंधित हो जाती है? जो आपकी बुल और बियर है तो ये आपकी शेयर मार्केट से संबंधित हो जाती है। ठीक है, यहाँ लिखा गया है शेयर बाजार, तो बुल और बियर शेयर बाजार से संबंधित हो जाती है। और बुल किसको कहेंगे? बुल कहेंगे जो व्यक्ति शेयर की कीमत बढ़ाना चाहता है उसको आपका बुल कहा जाएगा। और बियर किसको कहा जाएगा? जो व्यक्ति शेयर की कीमत गिराना चाहता है, ठीक है, उसको जो है बियर कहा जाएगा। ठीक है, जो कीमत को प्लस करना चाहता है वो बुल हो जाएगा, और जो माइनस करना चाहता है तो वो जो है आपका बियर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से भी आप इसको याद रख सकते हैं। बात कर लेते हैं 88 के बारे में। बीएससी ग्रीनएक्स में कितनी कंपनियां सम्मिलित हैं? बीएससी ग्रीनएक्स में कितनी कंपनियां शामिल हो जाती हैं? तो इसमें केवल आपकी 25 कंपनियां शामिल हो जाती हैं बीएससी ग्रीनएक्स में। बात कर लेते हैं 89 के बारे में। इनसाइड ट्रेडिंग संबंधित हो जाती है, किससे संबंधित हो जाती है ये आपको बताना है। 89 की बात की गई है और इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाता है शेयर बाजार से। शेयर व्यापार से संबंधित हो जाती है आपकी इनसाइड ट्रेडिंग। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 90 के बारे में। गिल्ट गिल्ट एज्ड बाजार संबंधित हो जाता है। गिल्ट एज्ड बाजार ये संबंधित हो जाता है, तो ये आपका सरकारी प्रतिभूतियों का बाजार हो जाता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है, गिल्ट एज्ड बाजार ये सरकारी प्रतिभूतियों का बाजार हो जाता है। बात कर लेते हैं 91 के बारे में, और इसमें हमारे टॉप जो 100 क्वेश्चन हो जाते हैं और सारे क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। बात कर लेते हैं 91 के बारे में। ग्रामीण अवस्थापना विकास कोष कौन नियंत्रित करता है? कौन नियंत्रित करेगा इसको? इसको आपका नाबार्ड नियंत्रित करता है। ठीक है, नाबार्ड नियंत्रित करेगा ग्रामीण अवस्थापना विकास कोष को। बात कर लेते हैं 92 के बारे में। भारत में अधिकांशतः किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है? किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है भारत में? तो ये आपकी संरचनात्मक बेरोजगारी भारत में पाई जाती है। और इस तरह की बेरोजगारी जो है ये आपकी विकासशील देशों और अल्प विकसित देशों में पाई जाती है। बात कर लेते हैं 93 के बारे में। DWCRA योजना संबंधित है। ये किससे संबंधित हो जाएगी योजना? तो ये आपकी संबंधित हो जाती है गरीबी रेखा के नीचे रहने वाली महिला सदस्यों को ऊपर उठाना। इससे संबंधित हो जाती है आपकी DWCRA। ठीक है, ये आपको याद रखना है। बात करेंगे 94 के बारे में। कपार्ट CAPART का पूर्ण रूप क्या हो जाएगा ये आपको बताना है। कपार्ट आपसे पूछा गया, इसका पूर्ण रूप क्या हो जाएगा? तो इसका पूर्ण रूप हो जाता है लोगों की कार्रवाई और ग्रामीण प्रौद्योगिकी की उन्नति के लिए परिषद। ठीक है, अगर आप कहेंगे इंग्लिश में तो ये आपका हो जाएगा काउंसिल काउंसिल फॉर एडवांस्ड ऑफ प्यूपिल एक्शन एंड रूरल टेक्नोलॉजी। ठीक है, ये आपकी हो जाती है इसकी फुल फॉर्म, काउंसिल फॉर एडवांस ऑफ प्यूपिल एक्शन एंड रूरल टेक्नोलॉजी। ठीक है, ये आपकी कपार्ट की फुल फॉर्म हो जाती है। और इसकी जो गठन हुआ था इसका सितंबर 1986 में इसका गठन हो जाता है। ठीक है, ये इसका जो गठन है ये आपका सितंबर 1986 में इसका गठन हो जाता है।
बात कर लेते हैं 95 के बारे में। निम्नलिखित में सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। सही क्रम में व्यवस्थित करने कौन कौन से हो जाते हैं? तो सबसे पहले बात करेंगे सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना की। ये कब आ जाती है? तो ये आपकी आ जाती है 1993 में। बात करेंगे सबला योजना की, ये आपकी 2010 में आ जाती है। ठीक है, 2010 में आ जाती है आपकी सबला योजना। और स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, ये आपकी 1999 से संबंधित हो जाती है। सर्व शिक्षा अभियान, ये आपका 2001 में आ जाता है। और आपको जो है क्रम में लगाना है तो सबसे पहले कौन से आ जाएंगे? तो सबसे पहले आ जाते हैं आपके 1993 वाले, यानी एक जो है सबसे पहले आ जाएगा। और एक सबसे पहले दिया गया है दो ही ऑप्शन में। इसके बाद 2 नंबर पे आ जाता है आपका 1999 वाला, यानी 3 जो है ये आपका 2 नंबर पे आ जाएगा। और 3 2 नंबर पे दिया गया है आपका ऑप्शन नंबर सी में। ठीक है, ये आपको याद रखना है। 95 का करेक्ट आंसर आपका सी हो जाता है। बात कर लेते हैं 96 के बारे में। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। और इधर आपकी सूची 1 दी गई है, इधर आपकी सूची 2 हो जाती है। और यहाँ हम बात करेंगे पूरा पूरा किससे संबंधित हो जाएगा? तो पूरा आपका 2003 से संबंधित हो जाता है, तो ये आपका हो जाता है करेक्ट। और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये किससे संबंधित हो जाएगा? तो ये योजना आई थी आपकी 2015 में। ठीक है, 22 जून 2015 में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना आ जाती है। डिजिटल भारत की बात करेंगे, ये आपका 2014 से संबंधित हो जाता है। और प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना, ये आपकी 2000 में आ जाती है। इस हिसाब से आपका ए का 1 हो जाएगा। ए का 1 दिया गया है दो ही ऑप्शन में। बी का आपका 2 हो जाएगा और बी का 2 भी आपका दोनों में दिया गया है। सी का आपका 4 हो जाएगा और सी का 4 दिया गया है आपका ऑप्शन नंबर बी में। डी का आपका 3 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आपका 96 का करेक्ट आंसर आपका बी हो जाता है। बात कर लेते हैं 97 के बारे में। निम्नलिखित में किस बेरोजगारी के अंतर्गत सीमांत उत्पादकता शून्य हो जाती है? सीमांत उत्पादकता शून्य हो जाती है, तो ये हो जाती है आपकी प्रच्छन्न बेरोजगारी के अंतर्गत। प्रच्छन्न बेरोजगारी के अंतर्गत जो आपकी सीमांत उत्पादकता है वो शून्य हो जाती है। बात कर लेते हैं 98 के बारे में। गिनी सूचकांक एक होने का अर्थ क्या होता है? जो आपका गिनी सूचकांक होता है उसका एक होने का अर्थ क्या होता है? तो ये हो जाएगा आपका राष्ट्रीय आय के पूर्णतः असमान वितरण से। ठीक है, राष्ट्रीय आय के पूर्णतः असमान वितरण से संबंधित हो जाती है गिनी गुणांक 1। बात कर लेते हैं 99 के बारे में। किसका कथन है कि यदि किसी देश में घटिया और बढ़िया दो प्रकार की मुद्राएं एक साथ चलन में हो तो घटिया मुद्राएं बढ़िया और मुद्राओं को चलन से बाहर कर देगी? जो आपकी घटिया मुद्राएं हैं वो बढ़िया मुद्राओं को चलन से बाहर कर देंगी। ये किसका कथन हो जाता है? तो ये कथन है आपका ग्रेशम का। ठीक है, ग्रेशम का कथन हो जाता है यदि किसी देश में घटिया बढ़िया दो प्रकार की मुद्राएं चल रही हैं तो जो घटिया है वो बढ़िया को चलन से बाहर कर देगी। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 100 के बारे में। और ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन भी हो जाता है। ठीक है, इसमें हमने आपको 100 क्वेश्चन दे दिए हैं और सारे क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। फिलिप्स, जो आपका फिलिप्स वर्क है ये क्या दर्शाता है? फिलिप वर्क क्या दर्शाता है? तो ये दर्शाता है आपका बेरोजगारी की दर और मुद्रास्फीति के बीच संबंध। बेरोजगारी की दर और मुद्रास्फीति के बीच संबंध को आपका फिलिप्स वर्क दर्शाता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और आज के जो हमारे 100 क्वेश्चन है ये कंप्लीट हो जाते हैं। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर कर सकते हैं। और इसकी फ्री पीडीएफ पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल से जुड़ सकते हैं। दोनों के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं वीडियो आपको कैसा लगा। और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।